मैंने जानबूझकर एंट्रेंस एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर किए, सिर्फ इसलिए ताकि उन 2 जूनियर से दूर रह सकूं। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही उन्होंने मुझे याद दिलाया कि फर्स्ट एड किट भरना मत भूलना, और मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। मैं घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर फॉर्म भर रहा था, तभी पास में रखा फोन अचानक बज उठा। उठाया तो पता चला वो वही 2 जूनियर्स हैं जिन्हें जी शेमियन जिंदगी भर प्रोटेक्ट करना चाहता था। ग्रुप का नाम तो 3 लोगों का था, लेकिन अब उसमें 4 लोग थे। मैंने देखा कि सॉन्ग जिंगनियन ने मैसेज भेजा था कि उसने हुआ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और वो बहुत खुश है। आगे भी सबके साथ क्लासमेट बनकर रहना चाहता है। उसने सिर्फ सू मैन गयाओ और किन हेवे को टैग किया। सू मैन गयाओ ने रिप्लाई किया कि जब भी जरूरत होगी वो हमेशा उसके साथ होगी, और किन हे ने कहा कि कॉलेज के पहले दिन से ही सबको पता होगा कि वो उसकी लेडी है। इसके बाद उन्होंने पार्टी प्लान करनी शुरू कर दी, लेकिन पूरे टाइम मैंने कुछ नहीं कहा और किसी ने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। फोन में वो ग्रुप नेम जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा था। सू मैन गयाओ, किन हे और मैं बचपन के दोस्त थे। वो दोनों हमेशा मेरे साथ रहना चाहते थे। मेरे 17वें बर्थडे पर उन्होंने मुझे प्रपोज भी किया था। मैं कंफ्यूज था, न किसी को हर्ट करना चाहता था और न ही जल्दी रिलेशनशिप में पड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मना करने नहीं दिया और कहा कि कॉलेज शुरू होने तक उन्हें टाइम दूं। मैंने हाँ तो कह दी, लेकिन सोचा था कि इस दौरान अपनी फीलिंग्स समझ लूंगा। तभी सॉन्ग जिंगनियन आया, एक गरीब लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हमारी स्कूल में ट्रांसफर हुआ था। धीरे धीरे वो मेरे करीब आने लगा। कभी कहता कि उसके पास खाने के पैसे नहीं है तो मैं उसे अपने कार्ड से खाना खिलाता। कभी कहता पढ़ाई में पीछे है तो मैं उसे पढ़ाता, और जब बोला कि उसके कोई दोस्त नहीं है तो मैंने उसे सू मैन गयाओ और किन हे से मिलवाया। लेकिन सिर्फ 3 महीनों में उसने मेरी जगह ले ली। जब देखा कि वो भी हुआ यूनिवर्सिटी जा रहा है तो मैंने ठंडे मन से फोन रख दिया और घर में उनकी सारी यादें साफ करने लगा। एक पूरा बॉक्स भर गया जिसे मैं नीचे जाकर कूड़ेदान में फेंकने ही वाला था कि सू मैन गयाओ और किन हेवे आ गए। उन्होंने वो हेड स्कार्फ्स देखे जो बचपन में खेलते समय उन्होंने मुझे दिए थे। जब दोनों मेरी ब्राइड बनना चाहती थीं तब मैंने दोनों ले लिए थे ताकि वो लड़े नहीं, लेकिन अब मैंने सब कुछ फेंक दिया था। वो दोनों घबरा गईं और मुझसे पूछने लगीं कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या मैं नाराज हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सॉन्ग जिंगनियन को मेरे घर का पासवर्ड दिया, लेकिन वो दोस्त है तो इसमें क्या दिक्कत, और उसने अगर मेरी चीजें ली भी तो उन्होंने पैसे दे दिए। मैंने शांत होकर कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, बस ये चीजें अब पुरानी और खराब हो गई हैं, इसलिए फेंक दी। मेरे ठंडे रवैये को देखकर उन्होंने भी मान लिया और कहा कि नई चीजें खरीद लेंगे, लेकिन मैं कुछ बोले बिना वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों तक वो मेरे पास नहीं आई। सॉन्ग जिंगनियन के पोस्ट से पता चला कि वो उसके साथ उसकी विश लिस्ट पूरी कर रही है। अम्यूजमेंट पार्क, एस्ट्रोनॉमी म्यूजियम, ग्रेट वॉल, सब जगह वो साथ गए। मैं बस देखता रहा जैसे ये सब पहले मेरे साथ होना चाहिए था। फिर एक दिन मुझे पेकिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मिला। उसी समय सू मैन गयाओ और किन हे मेरे घर आईं और साथ चलकर सेलिब्रेट करने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। कुछ दिन बाद क्लास रीयूनियन था। वहां लोग मुझसे पूछने लगे कि मैं सू मैन गयाओ और किन हे में से किसे चूज करूंगा। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे कि अब तो वो दोनों सॉन्ग जिंगनियन को पसंद करती हैं और मेरे पास कोई चांस नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा। तभी दरवाजा खुला और वो दोनों सॉन्ग जिंगनियन के साथ अंदर आईं। पार्टी में सब लोग उसे ही अटेंशन दे रहे थे। मैं एक कोने में बैठकर शांति से फ्रूट खा रहा था। बाद में ट्रुथ और डेयर शुरू हुआ। मुझे भी जबरदस्ती शामिल किया गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि मेरा सीक्रेट ये है कि मैं 2 चीजें छोड़ चुका हूं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगली बार हारने पर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं सू मैन गयाओ और किन हे में से किसे गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। कमरे में सब जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी सॉन्ग जिंगनियन पर ड्रिंक गिर गई और दोनों तुरंत उसकी मदद के लिए भाग गईं। गेम वही रुक गया और माहौल भी खत्म हो गया। तभी किसी ने कहा, रुको मत, टीचर ने बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं, चलो सब जांग बियनफंग चलते हैं और अपनी नई जर्नी की शुरुआत सेलिब्रेट करते हैं। ये सुनते ही जो लोग जाने की बात कर रहे थे वो भी रुक गए। थोड़ी देर बाद सॉन्ग जिंगनियन, सू मैन गयाओ और किन हे भी आए। सॉन्ग जिंगनियन ने हाई एंड सूट पहना हुआ था जो सू मैन गयाओ ने खरीदा था, और उसके शूज लिमिटेड एडिशन थे जो किन हे ने उसे गिफ्ट किए थे। सब लोग पटाखों की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन मैंने बस एक नजर डाली और फिर ध्यान नहीं दिया। सब लोग मिलकर पटाखे जलाने लगे। कलरफुल लाइट से पूरा आसमान चमक उठा और लगभग हर कोई विश मांग रहा था। तभी सॉन्ग जिंगनियन जोर से बोला कि वो चाहता है सू मैन गयाओ और किन हे की विशेस पूरी हों। ये सुनकर हमेशा शांत रहने वाली सू मैन गयाओ भी इमोशनल हो गई और किन हे ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा प्यार से छुआ। सॉन्ग जिंगनियन ने कहा कि वो दोनों उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और उन्होंने भी वही बात दोहराई। उस मोमेंट में मुझे बस एक अजीब सी करवाहट महसूस हुई जो अब मुझे अनकंफर्टेबल लग रही थी। मैं वहां से हटकर एक कॉर्नर में चला गया और अकेले आतिशबाजी देखने लगा। सॉन्ग जिंगनियन ने मुझे नोटिस किया और तुरंत सू मैन गयाओ और किन हे को खींचते हुए बोला कि मैं खुश नहीं लग रहा, चलो उसे चेयर अप करते हैं। लेकिन दोनों वहीं खड़ी रह गईं जैसे उनके कदम जमीन में जम गए हों। तब सॉन्ग जिंगनियन खुद पटाखे लेकर मेरी तरफ आया, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा अचानक कुछ गलत हो गया। सू मैन गयाओ और किन हे घबरा गईं और पागलों की तरह उसकी तरफ भागीं। जब मुझे होश आया तो चारों तरफ सफेद दीवारें और कीटाणुनाशक की गंध थी। मैं हॉस्पिटल में था और जरा सा हिलने पर भी बॉडी में असहनीय दर्द हो रहा था। नर्स ने बताया कि मैं सीरियसली इंजर्ड था, लेकिन लकीली टाइम पर हॉस्पिटल आ गया, वरना मेरा फेस भी खराब हो सकता था। मुझे वो मोमेंट याद आया
और दिल ठंडा पड़ गया। समझ नहीं आया कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। नर्स ने बताया कि मुझे हॉस्पिटल 2 लड़कियां लाई थीं जो बहुत परेशान थीं। वो कई दिनों से मेरी केयर कर रही, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं सुमैन ग्याऊ और किन्हेवे से नहीं मिलना चाहता। फिर भी थोड़ी देर बाद वो दोनों आ गईं। हमेशा परफेक्ट दिखने वाली वो दोनों अब थकी हुई थीं। आंखों में नींद नहीं थी और दर्द साफ दिख रहा था। मुझे देखते ही उन्होंने कहा कि वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और माफी मांगी। सुमैन ग्याऊ ने एक अपॉलॉजी लेटर भी गिरा दिया और कहा कि सॉन्ग जिंगनियन से गलती हो गई, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किया। यह सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैं घायल था और वो गिल्टी। मैंने गुस्से में कहा कि अगर उसे माफी मांगनी है तो पहले वो खुद वही दर्द झेले। चीन यूए ने मुझे अनरीजनेबल कहा और बोला कि सॉन्ग जिंगियन खुद को ब्लेम कर रहा है। मैं टूट गया और कहा कि अगर उन्हें उसकी इतनी चिंता है तो उसके पास जाएं, मेरे वार्ड में क्यों है। उन्होंने आखिर में कहा कि उन्होंने बेस्ट डॉक्टर अरेंज किया है और मेरे लिए बॉडीगार्ड्स भी रखे हैं और वो रोज मिलने आएंगी। लेकिन उनके जाने के बाद मैं दर्द से कराता रहा। कुछ देर बाद मेरे पेरेंट्स आए। उनकी केयर सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और रो पड़ा। मेरे फादर ने गुस्से में कहा कि सॉन्ग जिंगियन ने जानबूझकर किया है और वो उसे नहीं छोड़ेंगे। काफी समय बाद मैं थोड़ा स्टेबल हुआ। हॉस्पिटल में काफी दिन रहा और सुमैन ग्याओ और चिन्हे हुए रोज आती रहीं। लेकिन मैंने हर बार मिलने से मना कर दिया। वो गिफ्ट्स दरवाजे पर छोड़ देती और मैं हर बार उन्हें नर्स को दे देता। डिस्चार्ज वाले दिन वो दोनों मुझे लेने आई, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया और दूसरी तरफ जाने लगा। सुमैन ग्याओ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा कि मैं इतना डिस्टेंट क्यों हो गया हूं। मुझे ये सब सुनकर हंसी आ गई। क्या मैं खुद दूर हुआ था या उन्होंने मुझे धीरे धीरे पुश करके बाहर कर दिया। चिन्हे ने कार से रास्ता ब्लॉक कर दिया और कहा कि अगर मैं नहीं बैठा तो ट्रैफिक रुक जाएगा। मजबूरी में मुझे कार में बैठना पड़ा। अंदर बैठते ही वो दोनों मुझे खुश करने की कोशिश करने लगी, केक, गिफ्ट्स, मेडिसिन्स, लेकिन मैंने सब मना कर दिया। अचानक मुझे एक नोट मिला जिस पर लिखा था जिंगनियंस एक्सक्लूसिव। ये देखकर मैं हंस पड़ा। चिन्हे घबरा गया और तुरंत उसे फाड़ दिया, लेकिन मैंने साफ कहा कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आंखें बंद कर ली और उनकी बातों को इग्नोर किया। चिन्हे का चेहरा बदल गया और उसने पूछा कि क्या मुझे अपना प्रॉमिस याद नहीं, मुझे उनमें से किसी एक को चूज करना है। सुमिंग ग्याओ ने भी सीरियस होकर पूछा कि क्या मैंने डिसाइड कर लिया है। मैंने उनकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, यह सवाल मुझे नहीं, सॉन्ग जिंगियन से पूछना चाहिए। वो दोनों घबराकर एक्सप्लेन करने लगी कि मैंने सॉन्ग जिंगियन का नाम क्यों लिया। उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था और मुझसे पूछने लगी कि क्या मैंने कुछ गलत समझ लिया है। लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली। मैं अब कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। सुमिंग ग्याओ और चिन्हे एक दूसरे को देखती रह गईं। उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत बदल गया हूं और अब उन्हें बिल्कुल केयर नहीं करता। वो मुझे समझाना चाहती थी, लेकिन उनके पास वर्ड्स ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि कॉलेज के फर्स्ट डे पर सब ठीक कर लेंगी। घर पहुंचते ही मुझे टीचर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत अच्छा किया है और स्कूल चाहता है कि मैं जूनियर्स को स्पीच दूं और अपना लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं कुछ सेकंड्स के लिए हेजिटेट हुआ, क्योंकि अगर मैं स्टेज पर जाता तो सबको पता चल जाता कि मैंने अपना वॉलंटियर चॉइस बदल दिया है। लेकिन फिर मैंने हाँ कह दिया। वैसे भी ये बात कभी ना कभी सामने आनी ही थी। मैं स्पीच की तैयारी करने लगा, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले सुमैन्यो और चिन्हे ने मुझे रोक लिया। चिन्हेयू ने अजीब तरीके से कहा कि मुझे इस बार स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि मैं उनके साथ बाहर चलूं। मुझे अजीब लगा तो मैंने पूछा, क्या मतलब है? तब सुमे ग्याओ ने बताया कि सॉन्ग जिंगनियन अपनी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करना चाहता है, इसलिए उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट करके उसे यह मौका दिला दिया। तभी स्टेज पर सॉन्ग जिंगियन की आवाज आई और मैंने देखा कि वो मेरी जगह खड़ा है। मैं बस चुपचाप देखता रहा। सुमे ग्याओ और चिन्हई को लगा कि मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ हल्की सी स्माइल दी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसी दिन उन्होंने सच जानने का आखिरी चांस भी खो दिया। कॉलेज ओपनिंग के दिन मेरे पेरेंट्स वापस आए। मॉम बार बार मेरे सामान को लेकर टेंशन ले रही थी, क्योंकि पैकिंग यूनिवर्सिटी बहुत दूर था। मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह इमोशनल हो गई। तभी उन्होंने मुझे एक नोट दिया जिसमें एक फोन नंबर था। उन्होंने बताया कि बचपन में मेरी अरेंज्ड मैरिज फिक्स की गई थी, लेकिन सुमेंग ग्याओ और चिन्हे की वजह से उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की। अब उन्हें लगता है कि वो दोनों मेरे लिए सही नहीं है और वह लड़का भी पैकिंग यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, इसलिए जरूरत पड़े तो मैं उससे हेल्प ले सकता हूं। मैं उस नोट को मना करने ही वाला था कि तभी सुमेन गया और किन्हे अंदर आ गई और बोली कि वह मेरी केयर करेंगी। सबको लगा वो मेरे बारे में ही बात कर रही हैं, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता था। मैंने क्वाइटली वह नोट अपनी पॉकेट में रख लिया। वह दोनों मेरे कमरे में मेरा सामान लेने गई और देखकर हैरान रह गई कि मैंने इतना सारा लगेज पैक कर लिया है। उन्हें लगा कि मैं बस नॉर्मल तरीके से जा रहा हूं, क्योंकि हुआ तो इसी सिटी में था। वो दोनों एक्साइटेड थीं मुझे अपने अपने कार्स में ले जाने और सरप्राइज देने के लिए। लेकिन तभी सॉन्ग जिंगियन का कॉल आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही दोनों पैनिक हो गई और तुरंत उसकी तरफ जाने लगी। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा कि मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। सुमेन ग्याओ ने बस इतना कहा कि स्कूल पहुंचकर कॉल करना, और किन्हेऊ ने याद दिलाया कि मुझे उनमें से किसी एक को चूज करना है। मैं बस उन्हें कोल्ड लुक देता रहा, ना हाँ कहा ना ना। तभी फिर से सॉन्ग जिंगियन का कॉल आया और वह दोनों तुरंत चली गई। बार बार मुड़कर मुझे कांटेक्ट करने को कहती रही, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैं कार में बैठा, फोन वाइब्रेट हुआ। सॉन्ग जिंगियन का मैसेज था। उसने लिखा
कि क्या मैंने अब समझ लिया कि एक कॉल पर वह दोनों मुझे छोड़कर उसके पास चली जाती हैं, और अगर मैं उसे स्पॉन्सर करता रहूं तो वह उनमें से एक मुझे दे सकता है। ये पढ़कर मुझे हंसी आ गई। मैंने रिप्लाई किया कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, वह दोनों उसे ही मुबारक। इसके बाद मैंने सॉन्ग जिंगियन, सुमेन ग्याओ और किन हेउ तीनों को ब्लॉक कर दिया, अपना सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया और नया नंबर एक्टिवेट कर लिया। मैंने मॉम द्वारा दिया गया नंबर डायल किया और कार दूसरी दिशा में चल पड़ी। बाहर की सीनरी को देखते हुए मैंने हल्की सी मुस्कान दी। इस बार मैं सच में एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। उधर उसी समय प्लेन उड़ चुका था और दूसरी तरफ सुमेंग्याओ और चिनहेवा यूनिवर्सिटी के गेट पर फ्लावर्स लेकर खड़ी थी। वो मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन मैं कहीं नहीं था। उनका मूड धीरे धीरे खराब होने लगा। उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद मैं सच में उन्हें छोड़ चुका हूं। आसपास के स्टूडेंट्स उनकी तरफ देखकर बातें कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे और गेस कर रहे थे कि वो किसे प्रपोज करने वाली हैं। लेकिन वो दोनों बार बार मुझे कॉल कर रही थी और मैं आंसर नहीं कर रहा था। चिनहेउ ने गुस्से में कहा कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है और सुमेंग्याओ ने भी वही बात कही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। उन्हें लगा जरूर कुछ गलत हुआ है। आखिर में सुमेंग्याओ सब कुछ छोड़कर घर की तरफ भागी सच्चाई जानने के लिए। किन्हें स्कूल में मुझे ढूंढने में लगा हुआ था, जबकि सुमेंग्याओ सीधे मेरे घर पहुंच गई। काफी देर तक डोर नॉक करने के बाद मेड ने दरवाजा खोला। सुमेंग्याओ ने पूछा कि क्या मैं घर पर हूं, लेकिन मेड ने साफ कहा कि मैं तो सुबह उनके साथ ही निकला था, अब घर पर कैसे हो सकता हूं। उसने ये भी बताया कि मेरे पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पर हैं। ये सुनकर सुमेंग्याओ थोड़ा कंफ्यूज्ड और अनईजी हो गई। अगर मुझसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा तो आखिर मैं गया कहां। उसे लगने लगा कि शायद मैं सच में उनसे दूर जाना चाहता हूं। उधर चिन्हे ने स्कूल में हर किसी से पूछ लिया, लेकिन किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। आखिर उसे आइडिया आया कि एडमिनिस्ट्रेशन से चेक करें। उसने टीचर से रिक्वेस्ट की और यहां तक कह दिया कि वो स्कूल को डोनेट भी करेगा, लेकिन सिस्टम में मेरा नाम ही नहीं मिला। टीचर ने कंफर्म किया कि मैं हुआ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं ही नहीं। ये सुनकर किन्ह्यू को जैसे झटका लग गया। मैं आखिर गया कहां। तभी सुमेंग्याओ भी वहां पहुंची और दोनों को एक ही बात समझ आई, मैं उन्हें छोड़कर चला गया हूं। दोनों के मन में गिल्ट भी आया कि शायद उन्होंने मुझे बहुत पुश कर दिया। तभी एक स्टूडेंट ने आकर बताया कि स्कूल गेट पर कोई लड़का उनके गिफ्ट्स और फ्लावर्स लेकर खड़ा है। दोनों को एक उम्मीद जगी कि शायद वो मैं हूं। वो भागते हुए गेट तक पहुंचे, लेकिन वहां सॉन्ग जिंगियन खड़ा था, बारिश में भीगता हुआ, गिफ्ट्स को बचाता हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा कि वो काफी देर से वेट कर रहा है, लेकिन मैं अभी तक नहीं आया। ये सुनकर दोनों का दिल टूट गया। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन सॉन्ग जिंगियन हार नहीं माना। उसने गिफ्ट्स खोलकर दिखाए और कहा कि भले मुझे पसंद ना हो, लेकिन उसे पसंद है और वो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर दोनों का मूड और खराब हो गया। सुमेंग्याओ ने कोल्ड टोन में कहा कि मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं, मेरा बिहेवियर साफ दिखा रहा है कि मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। चिन्हे भी रिग्रेट में था। उसे लगा कि उसने जेलसी में गलत कदम उठा लिया और आखिर में दोनों को खो दिया। सॉन्ग जिंगियन ने अचानक प्रपोज करने जैसा बिहेवियर किया, लेकिन इस बार सुमेंग्याओ और चिन्हे ने उसे तुरंत रोक दिया। उन्होंने उसके हाथ से कफलिंग्स और वॉच उतार दिए और साफ कहा कि यह उसके नहीं है। सॉन्ग जिंगियन को इंसल्ट फील हुआ और वो वहां से चला गया, लेकिन इस बार कोई उसके पीछे नहीं गया। दोनों को अब समझ आ गया था कि वो उसके लिए कभी सीरियस नहीं थे, बस मुझे जेलस करने के लिए उसे यूज कर रहे थे। अब जब मैं चला गया तो सब कुछ बेकार लगने लगा। तब सुमेंग्याओ को याद आया कि उनके क्लास टीचर मिस्टर ल्यू को जरूर पता होगा कि मैं कहां गया हूं। उन्होंने कॉल किया और मिस्टर ल्यू ने कैजुअली बता दिया कि मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिट हो चुका हूं। ये सुनते ही दोनों शॉक में आ गए। मैंने हुवादा के बजाय इतना दूर जाने का डिसीजन क्यों लिया? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं वहां होता तो शायद कहता कि फीलिंग्स थी, लेकिन उन्होंने खुद ही उन्हें खत्म कर दिया। कोई भी इंसान बिट्रेल सहन नहीं कर सकता, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। मैंने उन्हें कई चांसेस दिए, लेकिन हर बार उन्होंने मुझे छोड़कर किसी और को चुना। आखिरकार मुझे ही मूव ऑन करना पड़ा। दूसरी तरफ मैं प्लेन से उतरकर एक नई सिटी में पहुंच चुका था। वहां एक लड़की मेरा नाम लेकर खड़ी थी, जंग श्वेनिंग। वो कॉन्फिडेंट, एलिगेंट और काफी अट्रैक्टिव थी। उसने खुद को मेरा चाइल्डहुड अरेंज्ड पार्टनर बताया। पहले तो मुझे डाउट हुआ, लेकिन जब उसने फोटो दिखाई तो मैं मान गया। उसने मुझे वार्मली वेलकम किया, मेरा सामान हैंडल कराया और मुझे हॉस्टल तक छोड़ दिया। उसने हर छोटी चीज का ध्यान रखा, जिससे मुझे लगा जैसे वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो। लेकिन मैंने अपने इमोशंस कंट्रोल में रखे। मैंने उसे पोलाइटली थैंक्स कहा और डिनर के लिए इनवाइट किया। जंग शिनिंग ने बस हल्की सी स्माइल दी और उस मोमेंट मुझे लगा शायद यह मेरी नई जिंदगी की सही शुरुआत है। जब मैं बेड पर लेटा था, सुमेंग्याओ और किनहेउ बिल्कुल नहीं सोए। मैं हुवादा में नहीं था और यहाँ की हर चीज जैसे अपनी चमक खो चुकी थी। सुमेंग्याओ का मूड बहुत खराब था। उसने सभी क्लास एक्टिविटीज रिजेक्ट कर दी, यहाँ तक कि आने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग भी पोस्टपोन हो गई। वह बालकनी में खड़ा होकर अपने फादर को कॉल करता है और कहता है, डैड, मुझे पीकिंग यूनिवर्सिटी ट्रांसफर होना है। कुछ देर फोन पर साइलेंस रहता है, फिर गुस्से भरी आवाज आती है, सुमेंग्याओ, क्या तुम पागल हो? यूनिवर्सिटी कोई हाई स्कूल नहीं है कि जहां मन किया वहां चले गए। मैं एग्री नहीं करूंगा। तुम्हें पता है सू फैमिली की पोजीशन क्या है? हर स्टेप केयरफुली लेना पड़ता है। ट्रांसफर की बात भूल जाओ। अगर जाना है तो ड्रॉप आउट करके दोबारा अप्लाई करो। सुमेंग्याओ को पहले से ही यह आंसर पता था, इसलिए उसे कोई शॉक नहीं लगा। यह कॉल परमिशन नहीं बल्कि एक नोटिस था। उधर चिनहेउ का भी सेम सिचुएशन था।
उसके फादर ने उसे डांटा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी मायने रखती थी? पहले उन्हें लगता था कि उन्हें हुआदा पसंद है, वो यहाँ घूमते थे, प्लान्स बनाते थे, लेकिन असल में उन्होंने यह डिसीजन सिर्फ जी शिंगमियन से दूर जाने के लिए लिया था। पूरी रात दोनों नहीं सोए और अगले दिन जब उन्हें फ्रेशर्स मीटिंग में जाना था, वो टीचिंग ऑफिस पहुंच गए और ड्रॉप आउट की बात कर दी। टीचर ने बार बार समझाया, हुआदा इतना अच्छा है, क्यों छोड़ना चाहते हो? लेकिन सुमेन याओ ने कोल्ड टोन में कहा, मेरे आईक्यू से मैं कहीं भी एडमिशन ले सकता हूं। जी शिंगमियन यहां नहीं है तो मुझे भी नहीं रहना। चिन हेऊ भी बोला, सेम हियर, यह बस एक एग्जाम की बात है, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। तभी बाहर खड़ा सॉन्ग जिनियन यह सब सुन लेता है और सोचता है कि अब मौका है, क्योंकि तीनों हुआदा में हैं और सिर्फ जी शिंगमियन नहीं है। लेकिन उसे शौक लगता है जब पता चलता है कि वह दोनों उसके लिए कॉलेज छोड़ रहे हैं। वह अंदर आकर इमोशनल होकर कहता है, तुम लोग ड्रॉप आउट मत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? मैं उससे कम नहीं हूं, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। उसकी हालत बहुत डेस्परेट थी, लेकिन सुमेन ग्याऊ और चिन हेऊ की आंखों में सिर्फ डिस्गस्ट था। थोड़ी देर बाद सुमेन ग्याऊ बोला, सॉन्ग जिनियन, तुम्हें याद है तुमने क्या प्रॉमिस किया था? यह सुनकर उसका दिल बैठ गया। किन हेऊ ने उसे बाहर खींचा और थप्पड़ मारा। हमने डील की थी कि तुम हमारे साथ एक्ट करोगे ताकि शिंगमियन जलन महसूस करे, लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम फीलिंग्स डेवलप नहीं करोगे, इसीलिए हमने तुम्हें चुना था। सुमेन ग्याऊ ने भी कोल्ड वॉइस में कहा, तुमने हमें हेल्प करने का वादा किया था उसे पाने में, लेकिन तुमने उसे हमसे दूर कर दिया और अब कन्फेशन कर रहे हो। मैंने तुम्हें कई बार वॉर्न किया था। दोनों का गुस्सा साफ दिख रहा था और सॉन्ग जिनियन पैनिक में कुछ बोल नहीं पा रहा था। इस दौरान वह उनकी फेक काइंडनेस में इतना खो गया था कि असली डील भूल गया था। उसे याद आया जब उसने खुद उनसे यह प्लान बनाया था कि वह दोनों उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे ताकि जी शिंगमियन जलन महसूस करे और वो उन्हें हेल्प करेगा उसे पाने में। उसने इंटेंशनली लव लेटर्स तक मैनिपुलेट किए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और प्लान सक्सेसफुल लगे। उस टाइम जी शिंगमियन हर्ट हुआ था और एग्जैक्टली वही हुआ जो वह चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सॉन्ग जिनियन के अंदर फीलिंग्स सच में डेवलप हो चुकी हैं और उसने सब कुछ अपने फेवर में मोड़ दिया। अब जब सच्चाई सामने आई तो वह खुद भी शॉक में था। उसने धीरे से उनके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चिन हेऊ ने तुरंत हटा दिया। से जल्दी कर दिया, अपने फ्यूचर की चिंता थी ना, उसका हिसाब भी चुकाना पड़ेगा। यह सुनकर सॉन्ग जिन ने टूट गया, लेकिन फिर भी चिल्लाया, तुम खुद को क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पास चांसेस थे उसे रोकने के, लेकिन तुमने खुद उसे दूर किया। वो तुमसे प्यार नहीं करता, मैं करता हूं। लेकिन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी और बिना पीछे देखे चले गए। सॉन्ग जिनियन वहीं बैठा रह गया, पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसे पता था कि बिना पैसे के उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। वो तुरंत बैंक भागा और पैनिक में कैश निकालने लगा, लेकिन एटीएम ने दिखाया कि उसके कार्ड्स फ्रीज हो चुके हैं। उसने कई मशीनें ट्राई की, लेकिन हर जगह सेम रिजल्ट आया। काउंटर स्टाफ ने भी कंफर्म कर दिया कि वो पैसे नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही उसकी हालत खराब हो गई और वह जमीन पर बैठ गया, पूरी तरह होपलेस। किसी तरह वो वहां से निकला, लेकिन रास्ते में दो बच्चे फायरवर्क्स खेल रहे थे। एक बच्चा उससे टकरा गया तो उसने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। बच्चा रोने लगा और गुस्से में उसने फायरवर्क जलाकर सॉन्ग जिनियन पर फेंक दिया। फायरवर्क उसके कपड़ों पर फटा, उसके कपड़े जल गए और बाल भी जल गए। वो दर्द में चिल्लाया, हेल्प मी! लेकिन वहां कोई नहीं था। बच्चे भाग चुके थे और पूरा सीन जैसे साइलेंटली खत्म हो गया। बस कहीं दूर एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। तभी एक ब्लैक क्लोथ बॉडीगार्ड ने धीरे से कहा, मिस्टर जी, काम हो गया है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि सॉन्ग जिनियन अब कभी अच्छा लाइफ नहीं जी पाएगा। खिड़की के पास खड़े उसके स्टेप फादर ने नदी की तरफ देखते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उधर सॉन्ग जिनियन काफी देर तक दर्द में तड़पता रहा। आखिरकार किसी तरह उसकी पीठ की आग बुझाई गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वो चल भी नहीं पा रहा था। जलन इतनी ज्यादा थी कि उसके पूरे शरीर से कोल्ड स्वेट निकल रहा था। कुछ कदम चलते ही वह गिर पड़ा, लेकिन कुछ काइंड लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब वह होश में आया तो उसका पूरा शरीर जैसे फट रहा था। दर्द अनबेरेबल था। तभी नर्स आई और बोली, मिस्टर जंग, आपके फोन के कांटेक्ट पर्सन से रीच नहीं हो पा रहा। ऑपरेशन और हॉस्पिटल फीस तुरंत पे करनी होगी, नहीं तो आगे ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होगा। सॉन्ग जिनियन दर्द से कराहते हुए बार बार सुमेंग्या और चिन हेये को कॉल करने लगा। उनसे हेल्प की भीख मांगने लगा, क्योंकि उसका फैमिली भी किसी काम का नहीं था। काफी कॉल्स के बाद फाइनली फोन उठा और दूसरी तरफ से कोल्ड वॉइस आई। क्या बात है? सॉन्ग जिनियन रोते हुए बोला, मैंग्याओ प्लीज, मैं एक बच्चे के फायरवर्क से बर्न हो गया हूं। मेरे पास सर्जरी के पैसे नहीं हैं। प्लीज हेल्प कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन सुमेंगिया ने ठंडे अंदाज में कहा, तुमने सिंगियन के साथ जो किया उसके बाद भी हेल्प मांग रहे हो? लगता है हमने तुम्हारे साथ बहुत सॉफ्टली डील किया। चिन हे ने भी सख्ती से कहा, तुमने सिंगियन को हर्ट किया है,
अब तुम्हें उसका 100 टाइम्स प्राइस देना होगा। कॉल कट हो गया और सॉन्ग जिनियन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मजबूरी में उसने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर सर्जरी करवाई, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। उधर सुमेंग याओ और चिन हे ने री एजुकेशन क्लास के लिए अप्लाई कर दिया और देखते ही देखते उनकी बातें पूरे हुवादा कैंपस में फैल गई। लोग डिस्कस करने लगे कि उन्होंने पहले ही दिन कन्फेशन किया, लेकिन जिसको किया वह इस कॉलेज में था ही नहीं। कुछ लोगों ने सॉन्ग जिनियन की सच्चाई भी रिवील कर दी, लेकिन वह हॉस्पिटल में था इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। सुमेंग याओ कॉन्फिडेंट था कि वह अगले साल पेकिंग यूनिवर्सिटी आसानी से क्रैक कर लेगा और चिन हे भी टेंशन फ्री था क्योंकि जरूरत पड़ी तो ट्यूटर ले लेगा। दोनों फाइनली पेकिंग यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यहां का एनवायरनमेंट, रूममेट्स और कैंपस लाइफ इतना अच्छा था कि मैं लगभग उन्हें भूल चुका था। मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मेरा फोन बजा। रूममेट्स मजाक करते हुए बोले, वो ब्यूटीफुल गर्ल फिर कॉल कर रही है, कब ऑफिशियल कपल बनोगे? सब लोग बैटिंग लगा रहे हैं कि जियांग श्वेनिंग कब तुम्हें प्रपोज करेगी। मैं थोड़ा एम्बेरस्ड हो गया और बोला, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, बस उसकी हेल्प के लिए थैंकफुल हूं। मैं डॉम के नीचे खड़ा जियांग श्वेनिंग को ढूंढ रहा था, लेकिन वो नहीं दिखी। तभी एक लड़की जो मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान मेरी मदद कर चुकी थी, रेड रोज लेकर आई और नर्वस होकर बोली, शिन्यन, मुझे तुम अच्छे लगते हो, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे? पीछे से क्लासमेट्स चिल्लाने लगे, एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मैंने काम होकर मना कर दिया, सॉरी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। लड़की अपसेट होकर चुप हो गई। तभी पीछे से जियांग श्वेनिंग आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, शिन्यन ने मना कर दिया है, बेहतर है तुम जाओ। सब लोग उसे देखकर डर गए और चले गए। मैं सरप्राइज था। मैंने पूछा, सब तुमसे इतना डरते क्यों हैं? वो हंसकर बोली, क्योंकि मैं उनकी टीचर हूं। मैं शॉक्ड रह गया। उसने बताया कि उसने जल्दी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके असिस्टेंट टीचर बन गई है। मैं उसकी इंटेलिजेंस से इंप्रेस था। बाद में वह मुझे एक प्राइवेट रेस्टोरेंट ले गई, जहां अचानक सुमेंग याओ और चिन हे मिल गए। उन्होंने जियांग श्वेनिंग को देखकर पूछा, यह कौन है? मैं भी उन्हें बीजिंग में देखकर शॉक था। उन्होंने सॉन्ग जिनियन की बात छेड़ी तो मैंने कोल्ड टोन में कहा, मुझे कुछ सुनना नहीं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सॉन्ग जिनियन ने उन्हें मैनिपुलेट किया था और अब उसे पनिशमेंट मिल चुका है, लेकिन मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ। मैंने साफ कहा, चाहे जो भी सच हो, मुझे जो हर्ट हुआ वो भी सच है, मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं कर सकता। मैं उनकी फेक लव पर हंसा और जियांग श्वेनिंग का हाथ पकड़ लिया। तभी जियांग श्वेनिंग ने कामली कहा, इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं शिंगयन की फियोंसे हूं। यह सुनकर दोनों शॉक हो गए। सुमेंग याओ लगभग टूट गया और बोला, शिंगयन, प्लीज बताओ यह झूठ है। लेकिन मैंने जियांग श्वेनिंग को गले लगा लिया और कहा, हम पहले से ही एंगेज थे। चिन हे की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, प्लीज उसे छोड़ दो, हम तुमसे सच में प्यार करते हैं। सुमेंग याओ भी डेस्परेट हो गया, हमसे गलती हुई, तुम जो पनिशमेंट देना चाहो दे दो, लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया और जियांग श्वेनिंग से कहा कि वह चली जाए, लेकिन उसने तुरंत कॉल किया और कुछ ही सेकंड्स में बॉडीगार्ड्स आ गए और सुमेनो और किन हे को बाहर ले जाने लगे। जाते जाते सुमेनो ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और चिल्लाया, मेरे साथ चलो, यहां से चलो, घर चलते हैं। हमने तुम्हारे लिए कॉलेज ड्रॉप किया है। अगर तुम्हें पैकिंग यूनिवर्सिटी पसंद है तो हम यहां भी आ सकते हैं, लेकिन तुम उसके साथ नहीं रह सकते। सुमेन गयाओ की आवाज ठंडी थी और किन्हे हुए गुस्से में मेरी तरफ बढ़ने वाला था, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया। उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थीं, जैसे उसकी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं, लेकिन मुझे पता था ऐसा नहीं है। मैंने साफ कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुमने ड्रॉप आउट किया, यह तुम्हारा डिसीजन था। अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता। मेरी स्ट्रेट रिफ्यूजल ने उनका दिल तोड़ दिया। जांग शेनिंग ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गई। उसकी सॉफ्ट वॉइस ने मुझे काम कर दिया। हम दोनों टेबल पर क्वाइटली खाना खाने लगे। हमारी पसंद काफी मैच करती थी। वो मेरा ध्यान रख रही थी, मुझे खाना सर्व कर रही थी, टी डाल रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारे लिप्स पर थोड़ा डर्ट है, मैं साफ कर देती हूं, और उसने हल्के से टच किया। मैं थोड़ा फ्रीज हो गया। उधर कॉर्नर में बैठे सुमेंग याओ और चिन्हे यह सब देख रहे थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। जेलसी और एंगर साफ दिख रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे हम दोनों क्लोज हैं और वह कंट्रोल खोते जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें वापस कैपिटल सिटी भेज दिया गया और जाते जाते वार्निंग दी गई कि फिर डिस्टर्ब मत करना। चिन्हे घर पहुंचते ही बंद कर दिया गया। उसके फादर ने उसे थप्पड़ मारकर डांटा कि उसने फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी है, लेकिन चिन्हे ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि वह सिंगमैन को नहीं छोड़ेगा और एंसेस्ट्रल हॉल में घुटनों के बल बैठ गया। थोड़ी देर बाद सुमग्याओ उसकी मदद से उसे वहां से निकालकर भाग गया। दोनों ने मिलकर पुराने मेमोरीज ढूंढे, फोटो, डायरी, गिफ्ट, सब कुछ जो उनके और मेरे बीच था। उन्हें लगा कि शायद मैं सॉफ्ट हूं और एक दिन उन्हें फॉरगिव कर दूंगा। आखिरकार दोनों ने डिसाइड किया कि अब वह कोऑपरेट करेंगे ताकि मुझे वापस पा सकें, क्योंकि अब उनका कॉमन एनिमी जंग श्वेनिंग थी।
कुछ ही दिनों में उन्होंने सारे मेमोरीज कलेक्ट करके एक प्लान बनाया और नॉर्थ सिटी पहुंच गए। उधर मैं लाइब्रेरी में जंग श्वेनिंग के साथ पढ़ाई कर रहा था। उसकी इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं रोज उसके साथ स्टडी करने लगा। हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही थी, लेकिन यह सब देखकर सुमैंग्याओ और चीन हेयुए ऑलमोस्ट क्रेजी हो गए। उन्होंने लाइब्रेरी के बाहर एक ह्यूज वुडन कासल जैसा सेटअप बनाया, कैंडल्स, फ्लावर्स और गिफ्ट से डेकोरेट किया। सब कुछ ड्रीमी लग रहा था। दोनों ने अच्छे से ड्रेसअप किया और हाथ में फ्लावर्स लेकर वेट करने लगे। काफी देर बाद भी जब मैं नहीं आया तो शिनहे ने जोर से चिल्लाकर कन्फेशन किया, जी सिंगन, इस बार मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं, तुम मेरी कन्फेशन मिस नहीं कर सकते। फिर सुमिंग्याओ ने कहा, तुमने कहा था कि हम दोनों में से एक को चूज करोगे। अब टाइम आ गया है। क्राउड इकट्ठा हो गया, लेकिन ऊपर स्टाफ ने पुलिस को कॉल कर दिया क्योंकि फायर हैजर्ड था। जेंग श्वेनिंग ने भी टीचर्स को इन्फॉर्म किया और वाटर ट्रक बुला लिया। मैं नीचे आया और उनके सामने खड़ा होकर कामली कहा, याद है उस रात मैंने सच बताया था। मैंने कहा था कि मैं 2 चीजें छोड़ दूंगा और वो हो तुम दोनों। चाहे कितनी बार मौका मिले मैं तुम्हें चूज नहीं करूंगा। इतना कहते ही वाटर ट्रक का पानी आया और सारी कैंडल्स बुझ गईं। पूरा सेटअप खराब हो गया, फ्लावर्स बह गए, गिफ्ट्स भीग गए। सुमेंग्याओ और चिन्हे पूरी तरह भीग गए। उनका ड्रीम प्रपोजल सीन खत्म हो गया। मेस बन गया। सुमेंग्याओ की आवाज कांप रही थी, चिंगमैन प्लीज एक चांस और दे दो, मैंने तुम्हें सालों से प्यार किया है, यह सब प्रूफ है। चिन्हे ने भी कहा, तुम हमें चूज मत करो, बस जांग शनिंग को छोड़ दो, हम दोनों मिलकर तुम्हें प्यार करेंगे। उनकी बातें सुनकर मुझे बस अजीब लगा। मैंने कोल्डली कहा, क्या तुम लोग पागल हो? मेरे दिल में जो भी था तुमने खुद खत्म कर दिया। अब ना मैं तुम्हें फॉरगिव कर सकता हूं ना तुम्हारे साथ रह सकता हूं, बस यह सब छोड़ दो। इतना कहकर मैं मुड़ गया और चला गया। पीछे चीन हेये का चेहरा पूरी तरह पेल पड़ चुका था, जैसे उसे फिर से सबके सामने रिजेक्ट कर दिया गया हो। मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा था। चीन हेये सीधे मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने एक कदम पीछे ले लिया और वो गिर पड़ा। मेरी इस कोल्ड रिएक्शन ने उसके दिल को पूरी तरह तोड़ दिया, यहां तक कि सुमेनग्याओ भी अंदर से हिल गया। मैंने आखिरी बार दोनों से कहा, सुमेनग्याओ कि अब कभी मेरे पास मत आना, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं, तुम मेरे लिए बस पास्ट के लोग हो। मैं किसी और से शादी कर सकता हूं, लेकिन वह कभी तुम नहीं होगे। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे चला गया। सुमेंग्याओ मुझे जाते हुए देखता रहा और पीछे आने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस आ गई और पूछताछ करने लगी, यह सब किसने किया? कुछ ही देर में दोनों को पुलिस अपने साथ ले गई। मैं और जंग श्वेनिंग भी पुलिस स्टेशन गए स्टेटमेंट देने, लेकिन रास्ते में अचानक एक पुरानी वैन तेजी से पुलिस कार की तरफ आई। जंग श्वेनिंग का ड्राइवर ट्रेंड था। उसने तुरंत कार संभाल ली, लेकिन पुलिस कार सीधा हिट हो गई। अगर कोई ध्यान से देखता तो पता चलता कि वैन चला रहा आदमी सोंग जिन था। उसके चेहरे पर बैंडेज थे और वह पूरी तरह पागल हो चुका था। वह जीना नहीं चाहता था, वह मेरे साथ मरना चाहता था। पैसे खत्म हो चुके थे, सर्जरी भी ठीक से नहीं हुई और वह अपनी हालत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वादा लौटने पर लोगों की नजरों ने उसे और तोड़ दिया। आखिर उसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पुलिस कार में मैं नहीं बल्कि सुमेनग्याओ और किन्हे हुए बैठे हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का पिछला हिस्सा टूट गया, ग्लास बिखर गया और तीनों बेहोश हो गए। सोंग जिनियन भी वहीं अनकॉन्शियस हो गया। एम्बुलेंस और पुलिस की आवाज गूंजने लगी। मैं भी घबरा गया और जियांग श्वेनिंग को संभाला। बाद में हॉस्पिटल में पता चला कि किन हेयू को हल्की चोट आई, लेकिन उसकी एक टांग टूट गई। सुमेनग्याओ के सिर में ग्लास घुस गया था, जिससे ब्रेन पर असर पड़ा और सोंग जिन को कॉक्शुन और दोनों टांगों में चोट लगी। क्वीन हे होश में आया तो उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया और कहा कि अब वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। सुमेनग्याओ की हालत और खराब थी। उससे मेमोरी और सोचने में दिक्कत होने लगी और उसने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। यह सब देखकर मुझे गिल्ट हुआ, लेकिन मैं चुपचाप वहां से चला गया। अंदर ही अंदर सुमिंग्याओ टूट चुका था। वो प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन असल में वो दर्द सह नहीं पा रहा था। दोनों ने डिसाइड किया कि वो मुझसे दूर रहेंगे और अपने तरीके से अपोलोजाइज करेंगे। शायद फ्यूचर में फिर चांस मिले, लेकिन इंजरीज की वजह से वो एग्जाम भी मिस कर गए। अगले साल क्वीन हेव पैकिंग यूनिवर्सिटी में आ गया, लेकिन सुमेनो किसी और यूनिवर्सिटी में गया। टाइम बीतता गया और एक दिन किन हे मुझे ढूंढते हुए कैंपस आया। तभी किसी स्टूडेंट ने कैजुअली बता दिया कि आज मेरी शादी है। यह सुनकर वह शॉक हो गया और प्लेग्राउंड की तरफ भागा, जहां सुमेंग्याओ भी आ गया। उन्होंने मुझे व्हाइट सूट में देखा और सामने जंग स्विनिंग खड़ी थी। हम दोनों ने रिंग्स एक्सचेंज की और एक दूसरे को हक किया। सब लोग चीयर कर रहे थे। मैंने उसे उठाकर क्राउड से बाहर ले गया और पूछा, खुश हो? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ। उस पल सब क्लियर था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दूर खड़े सुमेनग्याओ और किन हे यह सब देख रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चुपचाप अलग अलग दिशाओं में चले गए। बाद में उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में सुना, मेरी सक्सेस, मेरे अवार्ड्स, मेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, लेकिन कभी मुझे फिर नहीं देखा। तब उन्हें समझ आया कि मैं अब उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका हूं और अब उनके लिए वापस कुछ भी पॉसिबल नहीं था।